वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने दावा किया कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की सूरत हाल दूसरी रियासतों के मुकाबले में बेहतर और काबू में है। रियासती वज़रा और अहदेदारों पर मुश्तमिल हुकूमत की तरफ से तश्कील शुदा टास्क फोर्स के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर सेहत हरीश वर्धन ने भी कहा कि तेलंगाना में हालात काबू में है और दवाखानों में मरीजों के लिए बिस्तर तक दस्तियाब है। लॉकडाउन के लिफाज के बाद सूरत हाल में मजीद बेहतरी होगी। के.टी. रामाराव ने बताया कि पूरी रियासत में अब तक 60 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया जा चुका है और ये पता चलाया गया कि कितने अफराद बुखार, जुकाम, खांसी और दूसरी शिकायत से मुतासिर है, क्योंकि इसके बाद ही दवाखानों में शरीक करने का अमल शुरू होता है। रियासत भर के दवाखानों में 54,000 बिस्तर फिल वक्त दस्तियाब हैं। रेमडेसिविर के 1.5 लाख इंजेक्शन सरकारी दवाखानों में मौजूद है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वैक्सीन की सरबराही मरकज के दायरे इख्तियार में आती है। चुनाचे टास्क फोर्स अब दवाएं बनाने वाली कंपनियों से बातचीत करेगी और कोविड-19 वैक्सीन के जायद टीके हासिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 10 लाख अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్న సమయంలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితి కోవిడ్ కట్టడికి సంబంధించి మరింత ఎఫెక్టివ్గా ముందుకు పోవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకంగా ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ నియామకం చేయడం జరిగింది. గౌరవనీయులు చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని ప్రత్యేకంగా ఈరోజు విజ్ఞప్తి చేసి, ఎందుకంటే హెల్త్ సెక్రటరీ గారు అందుబాటులో లేరు, ప్లస్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు గత కొన్ని నెలలుగా ఈ సిచ్యువేషన్ దగ్గర నుండి మానిటర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా ఈరోజు రావాలని చెప్పి ఆహ్వానిస్తే వారు కూడా అటెండ్ అయ్యారు. దాదాపుగా 2.5 గంటల పాటు 3 గంటల పాటు చాలా వివరంగా అన్ని విషయాలు చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ టాస్క్ ఫోర్స్కి మాకు పెట్టిన ఇచ్చిన మ్యాండేట్ ఏంటంటే 3 ముఖ్యమైన విషయాలు. ఒకటి, కోవిడ్కి సంబంధించిన మందులు, కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్లో వాడుతున్న మందులు, వాటికి సంబంధించి సప్లైస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సరఫరాలో కానీ వాటిని ప్రజలకు అందజేయడంలో కానీ ఎక్కడా ఇబ్బంది ఉండకూడదు. దీన్ని నియంత్రించండి. ఎక్కడైనా తప్పు కానీ ఎక్కడైనా చిన్న పొరపాట్లు కానీ ఉంటే వాటిని మొత్తం రెక్టిఫై చేయండి అని చెప్పారు. ఆ విషయంలో చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం, ఈరోజు మధ్యాహ్నం గౌరవనీయులు కేంద్ర హెల్త్ మినిస్టర్ గారితో కూడా జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కూడా అన్ని విషయాలు చాలా వివరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమేమి జరుగుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా చాలా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. ఏ రకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సర్వే పూర్తి చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంటింటికి తిరిగి టీంలు 28,000 పైచిలకు టీంలు జరుగుతున్నాయి. ఏ రకంగా సర్వే జరుగుతూ ఉంది, ఏ రకంగా మెడికల్ కిట్స్ ఇప్పటికే 2 లక్షల పైచిలకు 2,10,000 పైచిలకు మెడికల్ కిట్స్, మరి ఇవి కేవలం ఎవరైతే హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటున్నారో, వ్యాధి లక్షణాలు కనబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారో వారికి ఇచ్చాం. అది కూడా చాలా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. దీనివల్ల భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణలో చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం వల్ల డెఫినెట్గా విలువైన ప్రాణాలు కాపాడాలనే ఒక తాపత్రయంతో तेलंगाना हुकूमत ने रियासत को कोविड-19 के इंजेक्शन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जायद सप्लाई के लिए मरकजी वज़ारत सेहत से खुसूसी दरखास्त की है। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने मरकजी वज़ीर सेहत हरीश वर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए बताया कि रियासत को रोजाना 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जो कि नाकाफी है। चुनाचे उसको बढ़ाकर 600 मीट्रिक टन किया जाए। इस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन की तादाद को भी बढ़ाकर रोजाना 20,000 किया जाए। हुकूमत की तरफ से 12 मई से नाफिज लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे तक 10 बजे के दरमियान दी गई नरमी में हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाजारों में वही गहमा गहमी देखी गई जो रमजान के आम दिनों में देखी जाती थी। हर दुकान 6 बजे ही खुल चुकी थी और दुकानात के खुलने से पहले ही ग्राहक सड़कों पर आ गए थे। जुमे को चूंकि ईद उल फितर है, इसलिए भी किराना, तरकारी, दूध, दही की दुकानात तो छोड़िए, कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानात पर भी खरीदारों का हुजूम देखा गया। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम भी हो गई। बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स और होटलें अगरचे के बंद थी, लेकिन टिफिन सेंटर्स मामूल के मुताबिक खुल गए और इडली डोसे का कारोबार जमकर किया। महिंद्रा लॉजिस्टिक रचाकुंडे के हदूद में रीफिलिंग प्लांट से सरकारी दवाखानों और जरूरतमंदों तक मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुंतकिल करने की सर्विस का आगाज किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगत ने बताया कि तरजीही तौर पर सरकारी दवाखानों को ये सर्विस दी जाएगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक ने ऐसी सर्विस पहले ही मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, दिल्ली
और मोहाली में शुरू कर चुकी है। जरूरतमंद अफराद 9490617234 और 7386420259 पर आप पैदा कर सकते हैं। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్. ఈరోజు ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో ఒక ప్రోగ్రాం మనం లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాం పేరు ఉంది ఆక్సిజన్ ఆన్ వీల్స్ అని. ఈ ఆక్సిజన్ ఆన్ వీల్స్ అంటే ఈ మహేంద్ర లాజిస్టిక్, ఈ మహేంద్ర కంపెనీ ద్వారా వాళ్ళు ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ని ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం వెహికల్స్ ఇస్తున్నారు. సో అది ఆక్సిజన్ రిఫిల్లింగ్ ప్లాంట్ నుంచి హాస్పిటల్ దాకా, మళ్ళీ హాస్పిటల్ నుంచి ఎంటీ సిలిండర్స్ ఆక్సిజన్ రిఫిల్లింగ్ ప్లాంట్ దాకా ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో పెద్ద పనికి వస్తుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ లో ఆక్సిజన్ అంతే నంబర్ 1. సో ఈ ఆక్సిజన్ రైట్ టైంలో అక్కడ అది సిలిండర్ రిఫిల్ అయిన హాస్పిటల్లో పక్క చేరాలా, తర్వాత అది ఎంటీ సిలిండర్ పక్క ఇమీడియట్లీ ఆ రిఫిల్లింగ్ ప్లాంట్కి తీసుకెళ్లాలా. ఆ ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ఈ మహేంద్ర లాజిస్టిక్ వాళ్ళు మహారాష్ట్రలో ముంబై, నాసిక్, పుణే, నాగ్పూర్, తర్వాత ఢిల్లీ, గుడ్గావ్ అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ ఆక్సిజన్ ఆన్ వీల్స్ అని ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు. దానికి సక్సెస్ చూసి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మన రాచకొండ కమిషనరేట్ అండ్ మహేంద్ర లాజిస్టిక్ అది పార్ట్నర్షిప్తో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు మన లాంచ్ చేస్తున్నారు. స్పెషలీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి మనది ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ ఎవరికి ఫ్యాసిలిటీ కావాలా వాళ్ళు మా రాచకొండ పోలీస్ కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234 ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు. ఈ మహేంద్ర వాళ్ళు కూడా ఒక హెల్ప్ లైన్ ఇవ్వడం జరిగినాయి. ఆ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ +91 7386420259. I repeat, +91 7386420259 +91 7386420259. मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को चैलेंज किया कि वो अपने दौर में कीमती और अहम औकाफी अराजियात को लीज पर दिए जाने से मुतालिक मालूमात और तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करे। उन्होंने मस्जिद खाना, अंबरपेट और सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद की शहादत पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की खामोश पर भी सवाल उठाए। अमजदुल्लाह खान खालिद ने औकाफी जायदादों पर कब्जों की CBI या हाईकोर्ट के बरसरदार जज के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा भी किया। कैसे आदमी का नाम लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब जो है मेरे भाई के वैसे है, मेरे बड़े भाई के वैसे है बेचारे। लेकिन देखिए, जहाँ पर काम की बुनियाद पर इख्तिलाफात करना ज़रूरी है, तो मैं सलीम भाई को बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है अपनी दुनियावी ज़िंदगी सुधारने के लिए अपनी आखिरत ख़राब मत कर लो। आपसे नहीं हो रहा, आप चेयरमैनशिप छोड़ डालो। आप जो है हुकूमत के दलाल बन के KCR इज़ माई बॉस, KTR इज़ माई बॉस। कोई मुसलमान का कोई बॉस नहीं। मुसलमान का बॉस अल्लाह, मुसलमान का बॉस मेरा प्यारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बॉस। ये KTR मेरा बॉस, कविता मेरी बॉस, ये KCR मेरा बॉस, पहले चंद्रबाबू नायडू मेरा बॉस। ये छोड़ो भाई, काम करो सलीम भाई, कुछ काम करो। कब तक झुटलाएंगे? 50,000 रुपये कते इनू लास्ट लॉकडाउन में वक्फ बोर्ड से कोरोना पेशेंटों को बांटे कते, बांट रहे भी कते, अभी भी बांट रहे कते उन्होंने। फिर क्या क्या की बांटे कते? ये रमजान हो जाने दीजिए, RTI में राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन डाल के सलीम भाई से मैं सवाल करूंगा वक्फ बोर्ड से कि कोरोना के कितने पेशेंटों को दिए, कैंसर के कितने पेशेंटों को दिए, शादी करने के लिए कितने खवातीन की मदद, बहनों की मदद करे, 3.5 करोड़ रुपए के थैलियां कहाँ गए,
राशन के जो 3.5 करोड़ रुपए के आप बांटे बोल रही, ये सबका हिसाब किताब होगा। बेफिक्र रहिए आप ज्यादा उछलो मत। वो कुत्ते को गिरीश लगा दिए तो कहीं 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 पुकार लेते फिरता, वैसा मत पुकारो। आप जो है सबर से रहिए, अनकरीब आपका पूरा हिसाब किताब होने वाला है। तो वक्फ बोर्ड को मैं पूरा डिटेल बतलाता हूँ बोल के बोल रहे हैं, आप उसमें क्या कुछ बोलेंगे? भाई कोई वक्फ बोर्ड को जाने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड की साइट है, एक वेबसाइट है, उस पर आप डालो ना साहब कितने ज़मीन आप लीज दे दिए, कितने ज़मीन आप कब्जा करे, कितने ज़मीनों का लैंड ग्राबरों का कब्जा है। आप सबसे बड़ी मिसाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदां शहीद हो गए, रात में मस्जिद शहीद हो गए। दूसरे दिन सुबह में मैं टेलीफोन करा तो उनको इतला ही नहीं है, मेरे को नहीं मालूम बोल रही। बताओ आप क्या इतना बड़ा कारनामा बगैर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के होता क्या? मस्जिद अंबरपेट में मस्जिद शहीद हो गई, मैं दूसरे दिन फोन करा, नहीं मालूम बोल रही हूँ। तो ऐसा होता क्या? मस्जिद एयरपोर्ट की मस्जिद कहाँ गई, मस्जिद खाना कहाँ गया, 2 मसाजिद अभी तक क्यों नहीं तामीर हुए, नारायणपेट का ईदगाह कहाँ गया? अरे इसका हिसाब बता दो। ये सब कहीं को बात आओ, मैं बताता हूँ हिसाब, वो करता हूँ। अब तुम कितने दिन रहते थे कि जुम्मा 8 दिन तुम रहते नहीं रहते वक्फ बोर्ड चेयरमैन? देखेंगे इंशाल्लाह। हिसाब किताब तो पूछना जरूरी है, पूछेंगे इंशाल्लाह। पठानी अंदाज में पूछेंगे हिसाब किताब, ऐसा वैसा नहीं, पठानी अंदाज में। रेड्डी विमेन एसोसिएशन की तरफ से शहर के 2 बड़े दवाखानों उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम किया गया है। एसोसिएशन की सिटी प्रेसिडेंट एन पद्मा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुख्तलिफ फलाई इदारे भी एलबी नगर से 10 किलोमीटर दूर तक के इलाकों में लोगों की मदद कर रही हैं। रेडिल्स के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान लॉकडाउन के चलते नीलेफर के हॉस्पिटल के मरीजों और तीमारदारों में दोपहर के खाने के पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं। जुमेरात से शुरू करता इस प्रोग्राम में उन्हें रज़ाकाराना तंजीमों, पैम इंसानियत, आमिना फाउंडेशन और सहारा फाउंडेशन का भी ताउन हासिल है। आज नीलोफर हॉस्पिटल के पास मैं रेडिल्स नुमाइंदा कॉर्पोरेटर और हमारे साथ कई NGOs, पैम इंसानियत है और आमिना फाउंडेशन है, सहारा फाउंडेशन है, ये सब मिलकर तय किए हैं कि यहाँ पर जो अटेंडर्स को खाने की प्रॉब्लम हो रही थी उसका जो है लंच का और डिनर का हमारी तरफ से इंतज़ाम किया गया है। और इसमें हमने यहाँ के CI को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे को जो है सहूलत दें। आपने तमाम सहूलत जो है हमारे को फराहम की है। आप तमाम से ये गुजारिश है कि यहाँ पर पैनिक मत होइए, यहाँ पर हमारी तरफ से खाने का अटेंडेंस के लिए इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह पूरा जब तक लॉकडाउन रहेगा लंच का और डिनर का जो है इंशाल्लाह हमारी तरफ से इंतज़ाम रहेगा। यहाँ पर मैं इंस्पेक्टर नामपल्ली हूँ। मैं हमारे एरिया कॉर्पोरेटर और NGO या नीलोफर हॉस्पिटल पेशेंट अटेंडर्स के लिए पेशेंट को और पेशेंट के एक अटेंडर को नीलोफर हॉस्पिटल की तरफ से खाना दिया जाता। तो ये बहुत दूर गाँव से आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट को। तो बाकी के जो अटेंडेंस रहते 1-2 और अटेंडेंस रहते उनके साथ, उन लोगों की लॉकडाउन में होटल वो ये सब बंद रहने की वजह से फैसिलिटी नहीं है जाके खाना खाने का। तो ये बहुत अच्छा काम है कि हमारे एरिया कॉर्पोरेटर साहब सामने आए और दोपहर को और लंच को डिनर को दोनों टाइम यहाँ पे भरपूर इंतज़ाम करने का वायदा किए हैं और ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया। कोई भी अफवाह को या कोई भी आके कोई भी अगर छोटा शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया कि यहाँ पे खाना नहीं है, वहाँ पे खाना नहीं है, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी देख रेख में यहाँ पे नीलोफर हॉस्पिटल के पेशेंट अटेंडर्स को खाना दिया जा रहा है। अम्मा इधर आओ, लो अम्मा आप प्लेट ही माई भाई आओ चलो
ईदगाहों में नमाज ईद अदा करने से बाज रखने और लॉकडाउन के निफाज को आरएसएस का एजेंडा बताते हुए मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असगर नवीसी पर आरएसएस के एजेंट होने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने एक बयान में लॉकडाउन के अचानक ऐलान की मजम्मत की और इससे 2 दिन कबल इसके निफाज के जवाज को चैलेंज किया। अमजदुल्लाह खान ने कहा कि हुकूमत अदालती अहकाम का बहाना बना रही है, लेकिन ऐसे कई वाक़यात हैं जहां हुकूमत ने अदालत के अहकाम की धज्जियां उड़ा दी और तहकीर अदालत की मुर्तकिब हुई है। उन्होंने कहा कि असद ओवैसी बार बार ये कहते रहे कि वह लॉकडाउन के खिलाफ हैं, तो फिर वह टीआरएस की ताईद से दस्तबरदार क्यों नहीं होते। देखिए साहब, आज जो है अचानक से कल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक इजलास हुआ, कैबिनेट मीटिंग, और कैबिनेट मीटिंग में ऐन रमज़ान की ईद से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो है लॉकडाउन का ऐलान किया गया। तो कई बयानात आ रहे थे इसमें कि महमूद अली साहब का मुसलसल बयान आ रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो लॉकडाउन हम नहीं करने वाले हैं, मैशियत मार खाने वाली है लॉकडाउन से बोल के। फिर उसके बाद में हमारे फेकम फाक चेयरमैन वक्फ बोर्ड के उनका स्टेटमेंट आया कि इतने अच्छे सीएम साहब है, लॉकडाउन नहीं हो रहा बोल के। 12 घंटे पहले कैबिनेट मीटिंग की ऐलान हुआ और कल जो है अचानक से आज सुबह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिए। और लॉकडाउन के ऐलान से कुछ दिन पहले एक या 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी यौमुल कुरान के जलसे में उन्होंने अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर कर दी है कि ईदगाह को मत जाओ, घर के करीब में नमाज पढ़ो। तो अब आप ये सोचिए कि एक ऐसी आरएसएस की लॉबी काम कर रही है मुसलमानों के खिलाफ में, जो ये नहीं चाह रही थी कि मुसलमानों का रमज़ान में कुछ व्यापार हो, मुसलमानों का कुछ इबादत हो। आप बताइए क्या रमज़ान में ही कोरोना आ गया? आप बताइए क्या तरावी जुमा नमाज में ही रमज़ान कोरोना आ गया? आप बताइए क्या ईदगाह इतना बड़ा मैदान रहता, ईदगाह में जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता, मैं समझता हूं कि कोई भी मुकाम पर उतना सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया जा सकता। तो ईद की नमाज से महरूम कर दिए, मुसलमानों को इबादत से महरूम कर दिए, तराबियों से महरूम कर दिए, जुमा नमाज से महरूम कर दिए, बहाना दे दिए। क्या बोले तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप बताइए क्या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा? क्या हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया क्या ईद की नमाज नहीं पढ़ना बोल के? क्या हाई कोर्ट बहुत सारे चीजें बोला। लास्ट टाइम जो है हम खुद हाई कोर्ट को अप्रोच हुए थे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की लूट को कंट्रोल करो बोल के। हाई कोर्ट का वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करे केसीआर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब को कभी अल्लाह ये तौफीक नहीं दिया जाके चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बोले साहब ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में लूट ले रहे हैं, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख हो रहा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना साहब, आपकी जबानी मैं भी बात कर रहा हूं। आप जो जबान में मुसलमानों को बेवकूफ बना रही, मैं वही हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुत्तफिक आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं केसीआर साहब से सवाल कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल कर रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल कर रहा हूं, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मैं सवाल कर रहा हूं कि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको इंप्लीमेंट नहीं करे। आज से 8 दिन पहले हाई कोर्ट ये बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ना चाहिए। क्या गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करी बताओ आप? नहीं करी। 7 आदमी किंगकोटी हॉस्पिटल में विदाउट ऑक्सीजन मर गए। आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में हो रहा मेरे भाई, नया खरीदने गए तो 50,000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। रीफिलिंग का क्या रेट है मालूम आपको? 1800 से 2500 एक ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग रेट है। क्या हाईकोर्ट नहीं बोला क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर? हाईकोर्ट बोला क्या ब्लैक को होने दो, ब्लैक को कंट्रोल मत करो बोल के? वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं माने। हाईकोर्ट और एक बोला कि गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में बेड्स दियो बोल के। कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड है बताओ मेरे भाई? किंगकोटी में जाओ, नहीं है बेड। तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गच्चीबौली जाओ, बेड नहीं है। गांधी हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। निम्स हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। हाईकोर्ट बोला ना करो ना। हाईकोर्ट का खाली नमाज पे पाबंदी लगाओ बोल के बोला क्या? क्या खाली ईदगाह के ऊपर लोगों को जमा होने से रोको बोला क्या हाईकोर्ट आप? तो ये हाईकोर्ट का बहाना बना के
बेहतरीन तौर पर आरएसएस की एक लॉबी ने काम किया और इसका आरएसएस की लॉबी के जो उनका जो एम है उसको इम्प्लीमेंट करने में केसीआर साहब, केटीआर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब अब आज ड्रामा करे, हम एक वेबिनार करे, हम फलाने मुफ्ती साहब को बुलाए, हम फलाने मशाइख को बुलाए। अरे वो बेचारे क्या कर सकते बोलिए? मुफ्ती साहब का एक नाम लिए, क्या कर सकते बोलिए? आप बताइए। आप सियासी ताकत है, आप जाके चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके बोलना था साहब अगर हाईकोर्ट ऑर्डर दिया वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, 2 घंटे का परमिशन लेंगे साहब। लोग जाके ईदगाह में नमाज पढ़ के आते, 6-6 फीट दूर रह के, 5-5 फीट दूर रह के नमाज पढ़ते। हम भक्त निकल गए, एमआईएम के भक्ता निकल गए, नहीं 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 असद साहब जो बोल रहे हो बात बहुत सही है, कोरोना बढ़ गया, फलाना हो गया कोरोना। रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने आज महबूबाबाद के कलेक्ट्रेट में जिले में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल हुक्काम से अपील की कि वो कोविड-19 के अलामात पाए जाने वाले तमाम अशखास के तिब्बी मायने करें। उन्होंने बताया कि खेती बाड़ी को लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार दिया गया है, चुनांचे किसान आज़ादी के साथ खेती बाड़ी कर सकते हैं। इस इजलास में सदनशीन जिला परिषद बिंदु, अरकान असम्बली रेड्डी नायक, शंकर नायक, हरिप्रिया नायक, म्यूनिसिपल चेयरमैन पी राम मोहन रेड्डी, नायब सदनशीन फरीद, जिला कलेक्टर वीपी गौतम, एडिशनल कलेक्टर अभिनव अभिशालिया और दूसरे भी शरीक थे। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने मल्लेपल्ली में दत्तात्रेय किराना स्टोर पर धावा किया और वहां हाई वीटा टी पाउडर के भारी जखीरे को जब्त किया। बताया जाता है कि चाय की पत्ती के इन डब्बों पर सारिफीन के रब्त पैदा करने के लिए ईमेल एड्रेस मौजूद नहीं था। रसाकुंडा पुलिस की सीसीएस ने जिनसी तस्कीन के लिए खवातीन को पैसे देने के बहाने उन्हें लूट लेने वाले एक शख्स 46 साला हुसैन खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3,90,000 रुपए मालियती तराई जेवरात भी जब्त किए। पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि घटकेसर का रहने वाला हुसैन खान 30 से ज्यादा केसेस में मतलूब था। अत्तापुर राजेंद्र नगर में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े में तकरीबन 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस राजेंद्र नगर दोनों फरीकों की जानिब से शिकायत दर्ज करने के बाद मामले के असल तय में जाने की कोशिश कर रही है। एक खातून ने मीडिया को बताया कि राजेंद्र नगर का मजलिसी मकामी लीडर हुसामुद्दीन, जो उनका पड़ोसी भी है, घर के करीब में कचरा फेंकने के मसले को लेकर उनके 3 बेटों पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ हुसामुद्दीन ने कहा कि मुखालिफ पार्टी के अफराद उन पर और उनके साथियों पर मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया। आइए मुतासरा खातून का बयान भी सुनिए। राना बेगम सर, 4 दिन पहले वो इसामुद्दीन का छोटा साला खलील आके मेरे बच्चे को तू हिजड़ा है, नामर्द है, मैं आईपीएल खेलता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, तेरी मम्मी बोलने वाली होती कौन, तेरी मम्मी को और तुम को मर्डर कर देता हूँ बोल के बोला सर। उसके बाद थोड़ा बहुत बहसबाजी हुई सर, उसका रिकॉर्ड है सर मेरे पास। उसके बाद बहसबाजी, उसके बाद मैं कंप्लेंट कराने गई तो महल्ले के लोग बोले सर इसामुद्दीन की पूरी पुलिस हाथ में है, बहुत गंदा लीडर है उन्हें, तुम्हारे कोई नहीं सुन सकता, तुम गच्ची बैठ जाओ, रमज़ान के बाद अपन पूरी कंप्लेंट कराएंगे, समझाएंगे। आप लोग आप पड़ोसी एक दीवार को दीवार लग के है सर हमका। तो मैं भी डर गई सर, बच्चों को काम मार देता कि कर देता कि बोल के सर। आज मेरे बच्चों को, मेरी खामोशी मेरे बच्चों को वो कर दी सर। मैं सट्टाबाजी अब कंप्लेंट कराना था सर, मैं जुर्म के खिलाफ उठना था सर, मैं उठी सर। मेरी इसामुद्दीन, खलील, रज़ाक, रहीम, रऊफ, सलमान, न्यू जलाल बाबा नगर सर, अत्तापुर, पांडू नगर भी बोलते सर हमारा एरिया। लड़ाई होने की वजह क्या है सर? अब वो 4 दिन बाद लड़ाई हुई ना सर, मस्जिदों में जाना, मेरे बच्चों को घूरना सर, नमाज पढ़ने गए तो उसके बाद मैं नई लड़ी से डर के, उसके बाद मैं फ्रूट के छिलटे, हमका रोज़ा खोल के फ्रूट के छिलटे मेरी प्लस पे डाली, तो उसकी प्लस पे तू तेरी प्लस पे भी कैसा डाली, मतलब क्यों सर मेरे से लड़ने का। अब मैं उनके खिलाफ बोली ना सर, जुआबाजी सट्टेबाजी पना कर रहे बोल के, अब इसको उड़ा देना बोला ऐसा, इसके बेटों को इसको उड़ा देना, अगर इन्हीं रही अपना भेद खोल देती बोले, इस असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी तक जाती नहीं, इसको मार देना अच्छा है बोल के आज रात में लाइट बंद करके सर, मेरा इंजीनियर बच्चा है सर, दक्कन कॉलेज का स्टूडेंट है सर, 95% से पास होता सर, वो बच्चे पे हमला, मेरे छोटे बच्चे पे हमला, मेरे शहर की तो आँख नाक पूरा गले से चाकू मेरे को तो फाड़ दिया सर। आपके पर हमला कर रहे हैं आप लोग? मेरे को इसामुद्दीन, खलील, रऊफ, रहीम,
रज्जाक 8-10 जने मिले सर। 30-35 जने थे टोटल। मेन 4 आदमी हो जाए मेरे पेड़ों में लाता मारा सर, घर में घुसने नहीं दी सर, बच्चियां थी मेरे गर्ल्स। कितने बजे का वाकया है? अब सर 7:38 के दरमियान है सर, 7:38 8 o'clock सर। शैतान को असामुद्दीन और खलील सलमान रहीम को अरेस्ट कर लो सर। अगर मेरे को बचाना, मेरे बच्चों को बचाना, दक्कन कॉलेज का स्टूडेंट है सर मेरा बच्चा, इंजीनियर। अगर मेरे 4 बच्चों को मेरे को बचाना है, वो शैतान को अरेस्ट कर लो सर। महल्ले में आतंक मचा सर, गुंडागर्दी कर रहा हूँ मैं, बॉस हूँ, बैनर लगा सर, हर जगह बैनर लगा के बोला मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ यहाँ का, कोई तेरा बाल बांका नहीं। तेरे भाई को रोटी शेप में फंसा देता हूँ, तेरे भाइयों को, तेरे कौन आता खानदान आ, तेरे को खत्म कर देता हूँ, तेरे शाम में तेरे भाई को खत्म कर दो। पार्टी को भी आप लोग को हमला करे बोल के मालूम सर 4 माँ, एक औरत और 2 मर्द हुए, 150 आदमी से कैसा हमला करते सर? सिर फोड़ दिए। नहीं घर में नहीं सर, हमला बोले तो औरत आदमी कैसा करती सर? सर 4 आदमी 150 आदमी से कैसा मुकाबला करता सर? प्लीज सर आप लोग अपना माइंड लगाएंगे सर, प्लीज प्लीज, हम पर रिक्वेस्ट है सर। राजेंद्र नगर सर्कल साहब से गुजारिश है कि सख्त सर मेरे को कभी भी कुछ भी कर दे सकते सर। गिरफ्तार कर लीजिए। मेरा बच्चे की हालत देखिए सर, मेरा बच्चा इंजीनियर है सर। इसके जवाब में हुसामुद्दीन क्या कहते हैं ये भी आप सुनिए। जिले में एमआई पार्टी का जलाल नगर में छोटा सा लीडर हूँ। क्या उसके बावजूद भी मैं जो ना पिछले 10 दिन से एक दुकान वाले जहांगीर किराना स्टोर के बाजू हमारे महल्ले में, उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद भी दुकान नहीं बंद कर रहे थे, जिसकी वजह से जो ना महल्ले के लोग, हमारे सदर साहब सुलेमान बेग साहब, दूसरे लोग मिलकर बोले भाई दुकान टाइम टेबल बंद कर दो, फालतू इधर उधर के लोगों को आ रही क्या, कई को दुकान खुले रखते बोल के बोलने के बाद भी उन्होंने रात में जो ना खुला घर के अंदर से सौदा देने के बाद उसका एतराज़ नहीं है। 8 दिन पहले महल्ले में बैठने वाले बच्चों से उनके साथ झगड़ा हुआ, जिसमें एक मेरा साला भी है। झगड़ा किस जुना पे हुआ, उन्होंने उनके घर के बच्चों को ताकीद नहीं करते, महल्ले के बच्चों को ताकीद करे कि भाई तुम ना जुआ खेलते, फला खेलते, वो करते बोल के, कोई चीज़ का सबूत नहीं है, बच्चों का जरूरी बदनाम करो। 8 दिन पहले से जब झगड़ा हुआ तो जब भी बैठ के समझा, हमारा जान दे रहे भाई, हिस्सा खत्म करो, कहीं का जो रमजान में लड़ते झगड़ते, अपने को लड़े झगड़ा नहीं करना बोल के, वो 8 दिन से होना बोल के बदमाशी में जो होना, हमारे मामू सूत्र या घर बाजू से उनके लगे हुए होना बोल के कचरा ढकलते हुए वो करते हुए छेड़खानी निकाले। आज ये बच्चा किसी के बीच में नहीं रहने वाला, इसके बीच में जो ना सामने घर के कचरा ढकल रहता हूँ, कोई भी बोलने वाला है मेरे घर के सामने उछल रहे होंगे। प्री प्लान बोला वहाँ घड़े के यूएस से लेके जो ना प्री प्लान लोग के राडा पाइपा और जो ना आखिरी में तो लोगों के पास से चाकू भी लेके निकले घर में चलो। कितने जने हैं वो लोग अम्मा बच्चे मिला के 5 है क्या, एक उनका साला रोडी शीटर है कहते, उसका नाम छोटा नवाब है, उन्हें हुसैन पीएस का रोडी शीटर है। अभी भी घर का थोड़ी देर पहले आके उन्हें मैं दवा पीएस में कंप्लेंट लिखा रहा हूँ, घर का जो 8-10 के साथ आके तमाशा करके गया उन्हें, उसको बाद से बोला उन्हें एक ही बोलती पूरे महल्ले में कि उन्हें 8 मर्डरा करा, अब बुला के अभी फाड़ देने लगा दूँ, अभी फाड़ देने लगा दूँ, उनका कीर्तन को मार देती। मैं अगर लीडर मैं 22 से लीडर का लड़ाई झगड़ा करना चाहूँ तो मैं कहना महल्ले में बहुत बच्चे जो मेरी जबान पर लड़ाई झगड़ा करे। मैं आज तक का लड़ाई झगड़े का मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, गैर जरूरी नहीं जो ना अपना अपन रोड पे से पत्थर उठा के अपना अपन सर पे मार लेंगे, तमाशा करिए औरत बार बार बोल रहे हैं भाई कई गैस चल रहे मतलब कोई चीज़ का। मर्द का नाम जहांगीर, उसके शौहर का, वो औरत का नाम जो रहमान अपने को, उसके बच्चे का एक का नाम जो है ना नदीम है और एक का नाम नाजिम है। कितने दिन से लड़ाई? ये 8 दिन पहले झगड़ा हुआ भाई। तो कंप्लेंट नहीं करे पीएस में? अरे छोटा मसला है ना भाई, बोल के हम बिठा के खत्म कराए थे, कितने की चीज़ पीएस में गए बाद तुम बिठा के खत्म कराए थे, जान दे रहे भाई पड़ोसियाँ कहीं लड़ते बोल के। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरा जो है नुकसान उसके एक तरफा। आज भाई बोलो ना खैर जरूरी का औरत तमाशा करके अपने आंख में पत्थर लेके मार लेके उसके औरत को मार के ऐसा इशू बना रही जैसे कि जो ना कोई अटैक खींच कर उसके ऊपर। क्या चाह रहे हम ये चाह रहे साहब जो गलत करा उसके साथ जो ना उसको सजा होना, हमारे पे अटैक करने वाले के ऊपर केसेस बुक होना। क्या महल्ले में हमारे को भी रोज़ उठना बैठना है। अब उसका साला रोडी शीटर है, अगर खुदा ना खाता मैं कहीं चलते फिरते रहूँगा, उन्हें मार दिया कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार रहेगा उसका। अभी ये किस चीज़ से आपको अटैक करे? ये कुछ जो ना वो लोग राड से एक पाइप को जो है सामने कुछ लगे हुआ था उस चीज़ से जो है मारे, और ये मारने के बाद ये यहाँ सुराख पड़ गई, ये बच्चे को जो ना यहाँ से मतलब पड़ गया पूरा। गुलबर्गा में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह में कोरोना वायरस की मारामारी को लेकर सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। ज़ायरीन की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और सैनिटाइज़र के ज़रिए उन्हें हाथ साफ करने की तलकीन की जा रही है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र 27 जून को मुनक़िद शुदी अपना प्रिलिमिनरी इम्तिहान मुलतवी कर दिया है। ये इम्तिहान अब 10 अक्टूबर को होगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मुल्क के मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि ईद उल फितर दरअसल सब्र और इताअत खुदाबंदी पर अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला इनाम है। वो खुद को मुसलमानों की इस खुशी में शामिल करते हुए फख्र महसूस करते हैं। सारे मुसलमान भाई और बहनों को मैं रमज़ान का ईद मुबारक देता हूँ। इस रमज़ान में आप लोग नमाज करके दीक्षा करके जो शक्ति और शांति आप लोगों ने प्राप्त किया और इस संकट के घड़ी में आप सभी लोग शांति और सन्मार्ग से आगे बढ़ने के लिए अल्लाह से आप दुआ मांगेंगे और मैं ऐसा समझते हुए और एक बार रमज़ान का ईद मुबारकबाद देता हूँ। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बशमूल कई मुस्लिम ममालिक में जुमेरात को ईद उल फितर बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। हिंदुस्तान की 2 रियासतों जम्मू कश्मीर और केरला में भी ईद उल फितर मनाई गई, जबकि मुल्क के बकिया हिस्से में जुमे 14 मई को ईद मनाई जाएगी। मस्जिद अक्सा में जो इसराइली बर्बरियत का निशाना बना हुआ है, नमाज फजर के साथ ही ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इसराइल और हमास के दरमियान गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी कशीदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जंगबंदी के अनकरीब कोई इम्कानात नजर नहीं आते। फलस्तीनी इंतहा पसंदों ने गाजा से इसराइल पर 1600 रॉकेट्स दागे, जिसके नतीजे में 7 इसराइली सिपाही हलाक हो गए। इसराइल ने हमास को ताज़ा तशद्दुद के लिए जिम्मेदार बताया है, जबकि फलस्तीनियों ने इसराइली अफवाज पर माह रमजान में बर्बरियत और जाहिरियत का इल्ज़ाम आयद किया। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 3,48,000 केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटों में 4,205 अफराद फौत हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि 4 मई को कोरोना वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ऊपर चली गई थी और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। IND टुडे आलम इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है और तवक्को रखता है कि ये ईद उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगी। ऐसे वक्त में जबकि सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से परेशान है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर फजल करे और इस वबा को फौरी उठा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.